हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आने वाले मंथ्स में नर्सिंग ऑफिसर के काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए एक टारगेट हाई बुक से एमसीक्यूज की सीरीज बनाई है। आप मेरे साथ इनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको खाली टाइम मिल रहा है आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको आने वाली सीरीज में जल्दी से जल्दी वीडियोस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Now, first question is Leah, a trainee nurse, is posted in surgical ward. She is helping the nurse head in inventory management, where she noticed that high-risk medications are kept separately under locker. Which of the following medication is kept under double lock? तो हम देख लेते हैं what are the medications. First is insulin, digoxin, fentanyl, देन पोटेशियम क्लोराइड 10%। तो कौन सा इनमें से ड्रग है जो डबल लॉक एंड की के अंडर जाता है? आप गेस कीजिए। डेफिनेटली द आंसर इज फेंटेनिल, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, फेंटेनिल जो होता है एक ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जो इन हाई डोजेस और रेगुलर जो लेने से हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये एक ड्रग अब्यूज का खतरा होता है इससे, इसीलिए हम इसको डबल लॉक एंड की के अंडर रखते हैं। तो fentanyl इज द ड्रग विच इज केप्ट अंडर डबल लॉक एंड की। Question number 2. You are an operation theater nurse. Today you are assigned a laparoscopic OT to function as a scrub nurse. The patient has been taken inside the OT and entire operation team verified the patient, site of operation and procedure before the incision. Which of the following surgical safety checklist point is being performed in the scenario? तो हमारे पास options हैं sign in, sign out, time out and all of the above. तो जैसा कि सब जो लोग ओटी में काम कर रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, वहां पे 3 चेकलिस्ट के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साइन इन चेकलिस्ट होती है, एक टाइम आउट और एक साइन आउट चेकलिस्ट। तो साइन इन चेकलिस्ट में हम वेरीफाई पेशेंट की डिटेल, आइडेंटिफिकेशन डेटा, प्रोसीजर, साइट ऑफ ऑपरेशन एंड जो भी हमारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं वो बिफोर एंटरिंग द प्रोसीजर और ओटी। और जो टाइम आउट प्रोसीजर होता है वो जस्ट बिफोर गिविंग द इंसिजन वी वेरीफाई ऑल द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, द साइट ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड, वो सब कुछ हम वेरीफाई करते हैं बिफोर गिविंग द इंसिजन। और थर्ड जो होता है हमारे पास साइन आउट प्रोसीजर, उसमें आफ्टर क्लोजिंग जो स्टिचेस दे देते हैं हम, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं क्या हमारा सारा सामान इन ऑन टेबल है, जैसे ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, देन हमारे जो टावल्स होते हैं, सर्जिकल टावल्स, गॉज पीसेस जो भी हम यूज करते हैं सर्जरी में, वो हमारे बाहर हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं बिफोर just before giving the incision and after closing the incision. तो ये सारी चीजें हैं जो हम ओटी में परफॉर्म करते हैं और चेकलिस्ट बनाते हैं इनकी। तो द करेक्ट आंसर इज option C, the time out procedure. Question number 3. A clinical instructor is providing bedside teaching to the second year BSc nursing students on a patient about the Bush test, on a patient with NG tube. Select the most appropriate statement related to the test. तो जैसा कि सभी को पता है कि एनजी ट्यूब जो होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, और वूश टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं, उसकी प्लेसमेंट चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शंस. It is used to assess the correct placement of the NG tube. The examiner will place the diaphragm of the stethoscope over the left upper quadrant of the abdomen to listen to the bubbling air sound. The air is injected with the help of a syringe through the NG tube while the simultaneously auscultating a whoosh sound is heard, which indicates the tube is in stomach. And the fourth option is all of the above. तो जैसा कि सभी को पता है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं एनजी ट्यूब के लिए और एकदम करेक्ट हैं। तो लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वूश टेस्ट में हम एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट देखते हैं,
हम सिरिंज से 10 to 20 ml एयर इंजेक्ट करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में, और उसकी प्लेसमेंट देखने के लिए हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं साइमल्टेनियसली. तो वी हियर अ वूश साउंड व्हाइल वी ऑस्कल्टेट द upper abdomen. So all of the above is the correct answer. Question number 4. When a nurse suspects an air embolism due to the accidental disconnection of parenteral nutrition tubing from the central canine catheter, which of the following position should the client be placed in? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग आईसीयू में काम कर चुके हैं उन्हें आइडिया होगा कि अगर पेशेंट को रिस्क है एयर एम्बोलिज्म का तो हम कौन सा मैनुअर परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ मैं बता दूं कि हम ड्यूरेंस मैनुअर परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल डेकोबिटस पोजीशन में रखते हैं, और जो हेड एंड होता है वो लोअर होता है हमारा फुट एंड से. इससे क्या होता है, जो एयर एम्बोलिज्म अगर हुआ है पेशेंट को तो वो हार्ट के राइट एट्रियम में कैप्चर हो सके और वहां से न्यूट्रलाइज हो सके. तो जो परफॉर्म किया जाता है मैनुअर उसको ड्यूरेंस मैनुअर बोलते हैं. अब देख लेते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शंस हैं ऑन द लेफ्ट साइड. A patient is placed on the left side with head lower than the feet. On the left side with head and elevated. On the right side with head lower than the feet. On the right side with head and elevated. तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने बता दिया है. तो हमारा आंसर है ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड एंड लोअर देन द फीट. ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 5. You are working as a home care nurse and observe that your client has developed swelling over the left ankle. The client then reported about the left ankle sprain. Select the best possible instruction to be given to the nurse to manage the ankle. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम. Apply the ice pack to the injured area for a period of 10 to 20 minutes. Second option, apply ice pack to the injured area for a period of 1 to 2 hours. Apply the hot pack to the injured area for a period of 2 hours, followed by cold application. Then last is maintain the left leg in dependent position. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आइस पैक होता है, स्प्रेन में यूजुअली आइस पैक अप्लाई किया जाता है और उसका ड्यूरेशन 10 to 20 मिनट्स ही होता है. 20 मिनट्स से ज़्यादा कोल्ड एप्लीकेशन नहीं की जाती है क्योंकि अदरवाइज वो वहां के टिश्यूज को डैमेज करेगा. इसीलिए हम ऑप्शन 1 के साथ चलते हैं. अप्लाई द आइस पैक टू द इंजर्ड एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 मिनट्स. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. Question number 6. You are posted in the coronavirus screening zone. As per the Indian government directives, the healthcare provider has to take the nasopharyngeal or oropharyngeal throat swab. It may cause discomfort to the client during the administration, but the benefits of the early recognition of the coronavirus is beneficial for both individual and the society. Overweigh the temporary discomforts. Which principle is involved in the situation? तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस हैं नॉर्मल एफिशिएंस, देन रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं नॉर्मल एफिशिएंस, जिसका मीनिंग होता है कि हम पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं बाय नॉट किलिंग हिम, नॉट कॉजिंग एनी पेन सफरिंग, जो भी है हम और उसके अगेंस्ट में ऑफेंस नहीं क्रिएट करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एफिशिएंस. देन हमारे पास एक और न्यू वर्ड है जिसमें हम देखेंगे बेनिफिसेंस. तो बेनिफिसेंस में हम जो है थ्रोट स्वैब ले रहे हैं पेशेंट का टू प्रोटेक्ट हिम एंड द सोसाइटी एज वेल. तो दोनों के लिए रिस्क बना रहेगा अगर हम थ्रोट स्वैब नहीं लेंगे और कोरोना वायरस को डिटेक्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे इसका जो फायदे हैं वो ओवरवे कर रहे हैं रिस्क ऑफ डिस्कम्फर्ट से. तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, दैट इज बेनिफिसेंस. तो आप इन दोनों वर्ड्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई और भी क्वेश्चन इन वर्ड से आ रहा है तो आप उसको करेक्टली आंसर कर पाए. Question number 7. A nurse cares for terminally ill cancer patient with the prognosis of 6 months by providing physical, psychological, social and spiritual care for the patient, their families and their loved ones.
What type of care is the nurse providing? तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, respite care, palliative care, hospice care and extended care. फ्रेंड्स, इन चारों केयर्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले एक्सटेंडेड केयर लेते हैं। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो कम्युनिटी में जाता है। ये इंडिया में इतना फैमिलियर आप इस वर्ड से नहीं होगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में एक्सटेंडेड केयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल द पेशेंट्स। तो जब भी वो कम्युनिटी में जाता है, उसको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर हिज हेल्थ, तो उसको प्रोवाइड की जाती है वो थ्रू इन कनेक्शन विद द जो हमारी सोशल एजेंसीज होती हैं और हॉस्पिटल, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और उसको एक्सटेंडेड केयर देते हैं। देन हमारे पास होस्पाइस केयर आती है। होस्पाइस केयर यूजुअली टर्मिनली इल पेशेंट्स को दी जाती है और ये केवल फिजिकल केयर ही नहीं बल्कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल केयर होती है। और ये उनकी फैमिलीज और जो भी उनके लव्ड वंस हैं उनको साथ में लेके ही पेशेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। जो हमारी पैलिएटिव केयर होती है, उसमें जब पेशेंट सीरियसली इल होते हैं या टर्मिनली इल होते हैं, उनके लिए जो सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड की जाती है उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। और रिस्पाइट केयर इज द केयर प्रोवाइडेड टू द हेल्थ केयर गिवर्स। ये पेशेंट के लिए नहीं होती है बल्कि ए ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन जो हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का होता है। वो कभी कभी काफी काफी डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, जो भी हमारी बीमारियां हॉस्पिटल्स में उनको देखते हुए, तो उनको भी केयर प्रोवाइड की जाती है जिसको हम रेस्पाइट केयर कहते हैं। उनको एक ब्रेक दिया जाता है उनके डेली रूटीन से, तो ये उनके जो हमारा काम करने का तरीका है उसमें इम्प्रूव करता है हमारी एफिशिएंसी को। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ केयर। अब हम इसके ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आया है हॉस्पाइस केयर के नाम से। तो ऑप्शन सी इज हॉस्पाइस केयर। Question number 8. A nurse inspects a 2-day-old intravenous site and identifies erythema, warmth, and mild edema. The client reports tenderness when the area is palpated. What should the nurse do first? तो हमारे पास options हैं: irrigate the IV tubing, discontinue the infusion, slow the rate of infusion, and last option is obtain a prescription for an analgesic. तो प्लीज आप इसको गेस कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और आप कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर दैट। यस, आपने करेक्ट ही गेस किया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। तो इसमें यहाँ पे विप स्कोर भी इम्पॉर्टेंट है टू नो अबाउट। विप स्कोर होता है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। ये 0 to 5 ग्रेडिंग है जिसको आप चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। Question number 9. A 45-year-old client is admitted for an exacerbation of emphysema. On assessment, the nurse determines that the client has a fever, chills, and difficulty breathing on exertion. Sorry. Considering the client's present condition, what is the priority nursing action? तो हम इसके options देख लेते हैं. Checking the capillary refill, encouraging increased fluid intake, suctioning secretions from the airway, and administering a high concentration of oxygen. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आप प्लीज गेस कीजिए वीडियो को पॉज करके। द करेक्ट आंसर इज एनकरेजिंग इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। इससे दो चीजें होंगी, एक तो हमारा जो फ्लूइड लॉस हुआ है फीवर के दौरान वो कंप्लीट होगा, और दूसरा हमारा जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और ऑन एक्सर्शन और जो हमारे जो सिक्रीशन से जो विस्कस हो गई हैं लंग्स में विच आर कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो लूज हो जाएंगे और स्पिट आउट कर पाएंगे हम। तो ये दो रीजंस हैं जिसके कारण हम एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक बोलते हैं पेशेंट को विद एम्फाइसीमा। Question number 10. A 50-year-old client is admitted with emphysema and undergoing treatment. The patient experiences a sudden episode of breathlessness and is diagnosed with spontaneous pneumothorax. Which of the following is the most likely reason for onset of spontaneous pneumothorax? What about according to you guys? सबसे पहला ऑप्शन है pleural friction, rub, then penetrating injury to the chest wall, then tracheoesophageal fistula, and then the last option is rupture of the subpleural flap. तो सबप्लूरल फ्लैप जो होते हैं वो
ऐसी स्पेसेस होती हैं आउटसाइड द लंग्स एंड विद इन द प्लूरल कैविटी, जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, और ये डेवलप होते हैं जहाँ पे हमारे वीक एरियाज होते हैं लंग्स के। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स इज कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी आउटसाइड द लंग्स। तो ये एक मेन कारण हो सकता है रप्चर ऑफ द सब प्लूरल ब्लैब। जो पेशेंट है वो पहले से ही एम्फाइसीमा से ग्रसित है, तो जो सब प्लूरल ब्लैब है और न्यूमोथोरेक्स है वो डेवलप हो सकता है इन केस ऑफ एम्फाइसीमा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रप्चर ऑफ द सब प्लूरल ब्लैब। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी नर्सिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, प्राइवेट में एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वीडियो से रिलेटेड। तो बने रहिए सीरीज में ताकि आप आगे अलग अलग वीडियोस देख पाएं। ये थे आज के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।